नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के ये हिंदी अ, व्याख्यान या जो लेक्चर कहिए। आज का मेरा लेक्चर है भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग प्राकृतिक खतरों और आपदा प्रबंधन के लिए, और जलवायु परिवर्तन परिप्रेक्ष्य में मैं अपनी बात को रखूँगा। मेरा नाम चंद्रमोहन भट्ट। मैं यहाँ आपदा प्रबंधन विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक के तौर पर कार्यरत हूँ। और इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा। आप सभी जो भी इस श्रृंखला में सम्मिलित हैं या सुन रहे हैं, ये एक बड़ा ही अच्छा रोचक चित्र है जो काफ़ी जलवायु को लेकर कई जगह दिखाया जाता है। इस चित्र पर आप देख सकते हैं कि एक समुद्र के किनारे पर एक बेंच है, और इस बेंच में एक मैसेज लगाया गया है। वैसे तो ये एक बेंच है, पर अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये बेंच असाधारण ऊंचाई का है, जो कि नॉर्मल हमारे घरों में या पार्कों में मिलता है उस ऊंचाई का नहीं है। और इस पर लिखा गया है कि जो है, अगर इसी तरीके से आपका जलवायु परिवर्तन होता रहा या ग्लोबल वार्मिंग होती रही तो 2100 तक हमारा जो समुद्र का पानी है लगभग 1 मीटर बढ़ जाएगा। और अगर 1 मीटर का इसमें वृद्धि होती है आपके समुद्र के पानी पर, तो ये बेंच हैं जिनमें हमें बैठना पड़ेगा। हम नॉर्मल बेंचों में नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि 1 मीटर में वो बेंच डूब जाएंगे, इसलिए आने वाली पीढ़ी को इस तरीके की ऊंचाई पर बैठना पड़ेगा। तो ये एक समझाने का तरीका है, क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि 1 मीटर मतलब क्या। 1 मीटर बढ़ जाएगा तो वो हम समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए अब इस प्रकार की चीज़ों का भी उपयोग किया जा रहा है कि हम बेहतर समझ सकें कि 1 मीटर से होगा क्या। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में लिबिया में एक बड़ी भयावह बाढ़ आई है, और लगभग लगभग पूरे विश्व में इसकी चर्चा है, जहां पर लगभग 11,000 आदमियों की मौत हो गई है, और 10,000 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं या लापता हैं। और हुआ यूं कि एक चक्रवात जो ग्रीस के वहाँ से बना, और बनते बनते वो फाइनली जो है आपके लिबिया के ऊपर क्षेत्र पर वो चक्रवात का लैंडफॉल हुआ। और उस लैंडफॉल से जो ऊपरी क्षेत्र है उनमें काफ़ी बारिश हुई, अत्यधिक बारिश हुई। लगभग 400 मिलीमीटर 24 घंटे में रिपोर्ट की गई है एक स्टेशन पर। और उस बारिश से बहुत तेज़ तीव्र गति में पानी बहा, जिससे दो उस नदी के क्षेत्र में नदी के बहाव में आने वाले दो बांध प्रभावित हुए, और दो बांध टूट गए। और उन बांधों से टूटने से लगभग 30 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बहा। और उस पानी के बहने से जो तट के किनारे ये डेरना शहर है, इसमें लगभग 1 लाख की आबादी है, और यहाँ से 11,000 लोगों की मौत हो गई है। अभी और आंकड़ा शायद बढ़ सकता है, ये कुछ दिनों पहले का आंकड़ा है, और ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, सितंबर 11 के आसपास ये हुआ है। तो ये एक सब अगर आप इसको एक आपदा की दृष्टि से देखें तो इससे कुछ हमें सीख मिलती है कि न केवल यह निर्धारित करें कि मौसम संबंधी स्थितियां कैसे बदल सकती हैं, बल्कि यह खतरा जोखिम में कैसे परिवर्तित हो सकता है। हमें सिर्फ ये जानना ही ज़रूरी नहीं है कि कितना पानी बरसेगा या कहाँ पर लैंडफॉल होगा, बट उस जो होगा उसका परिणाम क्या होगा, उससे किन किन स्थानों में जोखिम आ सकता है या किन चीज़ों को वो प्रभावित कर सकता है, ये भी जानने की बहुत आवश्यकता है। और यही हमारी प्राथमिकता है। सेंडाई अगर आप देखें कि आजकल दुनिया में एक फ्रेमवर्क 2030 तक दिया गया है, और इस फ्रेमवर्क की प्राथमिकता नंबर 1 यही कहती है कि हमको सबसे पहले अपने रिस्क को समझना पड़ेगा, तभी हम कोई बुनियादी या कोई ऐसा ढांचा हम बना पाएंगे उससे निपटने का, जब हम पहले उस जोखिम को अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो इस लिबिया के केस में आपको हमें ये पता लग गया था कि बारिश हो रही है, लैंडफॉल होने वाला है, पर ये पता नहीं था कि दो बांध हैं और उनमें से कितना पानी, अगर वो टूट गए तो कितना पानी बहेगा और नीचे कितनी क्षति होगी। इस प्रकार की तैयारी नहीं थी। अब
अगर हमें जोखिम को समझना है तो उससे पहले हमको हज़ार्ड, वो उसमें कितने लोग एक्सपोज होंगे या उसके रास्ते में कौन कौन लोग आएंगे और उनकी भेद्यता क्या होगी, जिसे इंग्लिश में हज़ार्ड, एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी कहते हैं, यह जानना बहुत आवश्यक है। तभी हम एक प्रभावी या जोखिम का आकलन कर पाएंगे। और हज़ार्ड, एक्सपोजर और भेद्यता जानने के लिए हमें उन तकनीकों का सहायता लेनी पड़ेगी, जो तकनीक जो हमें आज के एडवांस या जो इस समय जो तकनीक उपलब्ध हैं, उन तकनीकों का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि हम इस जोखिम का एक सही आकलन कर पाएँ। और जैसा कि आपने देखा है, जब भी कोई आपदा आती है उस समय जो आपदा प्रबंधन के लिए व्यक्ति होता है, तो उसके सामने बहुत ही कम समय होता है। उसके पास साधनों का बहुत ही सीमित उसके पास पैसा है या आदमी हैं, उस जगह पर वो जा नहीं सकते हैं, और सारा संचार व्यवस्था ठप हो जाती है। और जो भी आपके ज़मीन पर जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं नापने के लिए, वो भी प्रभावी नहीं रहते हैं, वो बह जाते हैं। तो उस वक्त में उस निर्णय कुछ भी सूचित निर्णय लेने के लिए आपको डेटा चाहिए, जानकारी चाहिए, और जानकारी के लिए समय सीमा तय है, क्योंकि हम बहुत लंबा समय नहीं ले सकते हैं। और जानकारी डेटा बहुत तरीके का से चाहिए कि आपको किस जगह पर आपदा हुई है, उसका कारण क्या है, उसका स्थानिक क्षेत्र क्या है, उसकी तीव्रता क्या है, अटलता क्या है, किस ऊंचाई पर हुआ है, क्या वहाँ का ढलान है, क्या वहाँ का क्रॉस सेक्शन है, वर्षा कितनी हो रही है, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ किस प्रकार की क्षति हुई है, और आगे क्या परिदृश्य उभर सकता है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, ये तो एक कुछ सीमित मैंने आपके सामने रखे हैं, बट बहुत सारे प्रश्न हैं जिन सबको वो इकट्ठा करके एक सूचित निर्णय लेना चाहता है। पर वो जानकारी कहाँ से आए, और आए तो जल्दी आए, ये भी एक चुनौती है। और ये जानकारी सिर्फ आपको अनुक्रिया या रिस्पांस के टाइम में, जब आपदा हो गई है, उसी के रिस्पांस या अनुक्रिया के दौर पर नहीं चाहिए। आपको उसका पुनरुत्थान के लिए, रोकथाम के लिए और आगे तैयारी के लिए, सारे जो आपदा का चक्र है, उस चारों चक्र में आपको ये जानकारी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अब देखते हैं कि आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक बहुत ही सफलतम तकनीक के रूप में उभरा है, और इसने आज के आपदा प्रबंधन का पूरा परिदृश्य ही बदल दिया है। जिस प्रकार से हम पहले कर रहे थे, उसमें बहुत समय, आपका व्यय, और बहुत जनहानि का नुकसान, और बहुत तरीके की चुनौतियां थी, और इस सब को उसने काफ़ी हद तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ने कम कर दिया है। जैसे आपको इस स्लाइड पर दिखेगा कि ये जो उपग्रह हैं, इनकी वैश्विक कवरेज है, ये कहीं भी देख सकते हैं। दुर्गम क्षेत्रों का कवरेज है, जिन क्षेत्रों में हम जा नहीं सकते हैं, हिमालय के क्षेत्र हैं या बर्फीले क्षेत्र हैं, या जहाँ वनाग्नि लगी है या जहाँ बाढ़ आई है, उन सब जगह पर ये देख सकता है। आपदा से पहले और बाद की तुलना करने में हमारी मदद कर सकता है। नियमित निगरानी हम उस जगह की कर सकते हैं। सभी मौसम स्थितियों में ये अनुकूल आपको जानकारी दे सकता है कि मौसम अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, और क्षति की संभावना भी नहीं है, क्योंकि ये जो भी आपके उपग्रह हैं, ये काफ़ी ऊंचाई पर हैं, 600 या 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर हैं। तो ज़मीनी जो भी हलचल हो रही है, उससे इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ये निरंतर उस जगह का अवलोकन करते हुए उसका चित्र लेते रहते हैं। और हमारे पास कई प्रकार के उपग्रह हैं जो कि ध्रुवीय कक्षा में स्थित हैं या भूस्थिर कक्षा में स्थित हैं, और ये इन उपग्रहों से हमें पृथ्वी अवलोकन का के रूप में हमको डेटा मिलता है, या स्थानिक सेवा आधारित उपग्रह हैं जो हमको अपना जैसे जीपीएस बेस्ड, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज देते हैं। मौसम संबंधी जानकारी उपग्रह हैं जो हमको कैसे मौसम बदल रहा है उसकी जानकारी देते हैं। संचार उपग्रह हैं जो हमारे कम्युनिकेशन में या हमारे किसी भी दो जगहों के बीच में डेटा का आदान प्रदान करने में, सूचना पहुंचाने में मदद करते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार के उपग्रह हैं, और ये अलग अलग हाइट पर प्लेटफॉर्म स्थित रहते हैं। अब आपके सामने जैसे
मौसम की भविष्यवाणी निगरानी के लिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। इनसेट 3DR उपग्रह डेटा का अनुप्रयोग है। ये एक मौसमी उपग्रह का चित्र है और आए दिन हम इस प्रकार के चित्र देखते हैं। ये दृश्यमान तरंग धैर्य पर लिया गया है और ये बताता है कि कहाँ बादल हैं और कहाँ ज़मीन है। फिर इंफ्रारेड तरंग धैर्य पर ये इमेजरी हमको बताती है कि विश्लेषण अगर हम करें बादलों की विभिन्न परतों की ऊंचाई का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। जैसे उच्च चमक, जहाँ पर आपको बहुत चमकीला क्षेत्र दिख रहा है वो ठंडा क्षेत्र है और बादलों की ऊंचाई अधिक है उस एरिया पर और वहाँ पर वर्षा पड़ने का ज़्यादा संभावना है। या जल्प वाष्प चैनल है, इस उपयोग इस चैनल का उपयोग करके वायुमंडल के मध्य और ऊपरी स्तरों में नमी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। और जहाँ पर नमी ज़्यादा है वहाँ पर भी आपको वर्षा की ज़्यादा अपेक्षाकृत ज़्यादा वर्षा हो सकती है। तो ये एक हमें मौसमी उपग्रह है जो हमें मौसम की जानकारी देते हैं। इसी तरह हमें जो आपको मैंने आपको ये पहले बताया था, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पर भी डिफरेंट अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर जानकारी एकत्रित की जाती है। और ये जानकारी हमको जैसे आप ये देखेंगे ये विजिबल बैंड पर लिया गया है। इससे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं पर आग लगी है, इस जंगलों में आग लगी है और धुआं आपको दिख रहा है। पर धुएं के नीचे क्या है जानने के लिए फिर हमारे पास अलग अलग तरंग दैर्ध्य पर डेटा उपलब्ध होता है। हम अगर सूर्य बैंड का इस्तेमाल करेंगे तो हमें नीचे कहाँ कहाँ पर आग या सक्रिय आग लगी है इस धुएं के नीचे भी हम देख पा रहे हैं। वही उसी जगह पर हम धुआं देखते हैं एक तरंग दैर्ध्य पर, और आगे तरंग दैर्ध्य पर हम जब जाते हैं तो हमको दिखता है कि यहाँ पर जो है सक्रिय आग लगी हुई है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग ये उपग्रह जानकारी देते हैं। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का भी अपना एक दस्ता है उपग्रहों का, जो अलग अलग ज़मीन के लिए और समुद्र के लिए या मौसम के लिए या बहुत उच्च हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग के लिए ये सब है उपग्रह छोड़े गए हैं, जो हमको अपने जो भी हम आपदा प्रबंधन के कार्य करते हैं उनमें हमको मदद करते हैं। अब मैं आपको बस एक चित्र दिखाऊंगा। ये हाल ही में 2022 में ये बाढ़ आई थी। ये पाकिस्तान में बाढ़ आई थी और ये पहला चित्र है अप्रैल 4 का। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर खेती का क्षेत्र दिखता है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर खेत आपको साफ दिख रहे हैं, आपको यहाँ पर पेड़ दिख रहे हैं, रोड दिख रही है। हो सकता है कि आपको आबादी के क्षेत्र, ये आपको कहीं कहीं पर मकान वगैरह भी आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आप इसके शेप से, इसके साइज़ से और कई अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करके अपनी जानकारी से कह सकते हैं। पर जो मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा कि ये है अगस्त 30 में यहाँ पर एक भारी बाढ़ आई थी और उस बाढ़ से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मटमैला पानी बह रहा है और ये पूरे खेत डूब गए हैं। पर इस सबसे ऊपर मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बड़ा ही, इस चित्र ने बड़ा ही एक अच्छा छवि प्रस्तुत की है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा नदी का सिस्टम या कई नदियों का एक बड़ी नदी यहाँ पर बह रही होगी पूर्व समय में। अगर आप इसको देखें तो एक बड़ा चैनल यहाँ पर दिखता है। ये नदी का मार्ग रहा होगा और ये बाद में लोगों ने इसे कृषि के लिए उपयोग कर लिया है और इस पर घर, रिहायशी इलाके बन गए हैं। पर जब इस बाढ़ अगस्त इसमें बाढ़ आई तो ये बहुत क्लियर हो गया कि यहाँ पर कोई पूर्व में चैनल रहा होगा और वो चैनल इस बारिश से एक्टिवेट हो गया। अब अगर हमें अपने आपदा का जोखिम का आकलन करना है तो इस क्षेत्र में जो भी घर होंगे या जो भी आप रिहायशी इलाके होंगे या जो भी आप करेंगे, कल आने वाले समय में फिर अगर ऐसी बाढ़ आती है तो वो सब प्रभावित होंगे। और क्योंकि यहाँ पर इसका हाइड्रोलॉजिकल जो या स्लोप या ढलान उस तरीके से है कि पानी को इस दिशा में ही बहना है आपको, तो इसलिए हमें यहाँ पर किसी प्रकार का, जब हम कोई महत्वपूर्ण कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये किसी नदी का क्षेत्र है और इसलिए हमें इसका उपयोग उसी तरीके से करना पड़ेगा। अब एक है जब जब आपका आपदा आ जाती है तो तुरंत हम प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये उपग्रह हमको प्रतिक्रिया देने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि हर दिन उपग्रह उस क्षेत्र के ऊपर से गुजर रहे हैं तो हम उन चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, उनका मानचित्रण कर सकते हैं और किस प्रकार से पानी आगे, बाढ़ का पानी बह रहा है, घट रहा है, ये हम जानकारी अपने
जो भी उस क्षेत्र में है या उस क्षेत्र में जो भी प्रशासनिक अमला है उसको हम दे सकते हैं, ताकि वो एक सही निर्णय ले सके, उसको उसके उस टाइम प्रतिक्रिया के लिए या कोई निर्णय लेने के लिए या बाद में उसके पुनरुत्थान के लिए वो ले सके। ये उदाहरण कोसी बाढ़ का है, जब उसका तटबंध टूट गया था और पानी जो है बिहार से भारत की तरफ सीधा बह रहा था, तो उस समय ये प्रतिक्रिया दी थी और लगभग 210 नक्शे बिहार सरकार को दिए गए थे। ये है जोखिम क्षेत्र, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहाँ पर जोखिम है, क्योंकि हम ये उपग्रह चित्र लगातार 1980 या 85 के आसपास से हमें लगातार हमारे पास अपने भारतीय उपग्रह हैं, और उससे पहले हमारे पास लैंडसेट सीरीज़ का डेटा है। अगर हम पिछले 15-20 सालों का डेटा ले लें, तो हम ये कह सकते हैं किन स्थानों पर लगातार बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं और किन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रभाव ज़्यादा होगा। तो यही एक प्रयास है जो हमने बिहार के लिए एक फ्लड बाढ़ जोखिम क्षेत्र का आकलन करके एक एटलस बनाई थी। उस एटलस में ये एटलस अभी आपके भुवन पोर्टल पर भी अपलोडेड है, और ये दिखाती है किन किन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बाढ़ आने की बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। और ये एक आपको स्लाइड में मैं बताना चाहता हूँ कैसे उपग्रह सूचना जो है वो सिर्फ सूचना नहीं है, वो नीति एवं शासन में किस प्रकार क्रियान्वित की जा सकती है। ये इसका उदाहरण है आसाम स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी, आपदा प्रबंधन आसाम का जो विभाग है, उन्होंने ये जो हमने बाढ़ जोखिम वाले नक्शे प्रदान किए थे, उन्होंने इसको नीति एवं शासन में क्रियान्वित किया। वो सारे गांव जहां पर बाढ़ की तीव्रता ज़्यादा है, वहां पर सभी विभागों को पत्र लिखकर उन्होंने किस प्रकार से आपके जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या जो पानी सप्लाई करते हैं या जो दवाई देखते हैं या जो आपकी रेस्क्यू जो टीम्स हैं वो किस प्रकार अपनी क्रियान्वयन को अंजाम देंगी जब बाढ़ आती है, उसके लिए इस्तेमाल किया है। और ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि ये सूचना इस प्रकार से इस्तेमाल की जा सकती है। बाढ़ की प्रतिक्रिया ही नहीं, हम उसकी तैयारी के लिए भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे मॉडल उपलब्ध हैं, जहाँ पर हम जिन मॉडल में हम वहाँ का क्या वहाँ पर क्या ढलान है, वहाँ पर कितना डिस्चार्ज या कितना पानी का बहाव है, उसकी अगर हम मॉडल में और नदी की रूपरेखा कैसी है, ज्योमेट्री कैसी है, वो सब अगर मॉडल में डाल दें तो हम अलग अलग प्रकार के परिदृश्य बना सकते हैं। और ये सूचना भी हम वहाँ के लोगों को दे सकते हैं कि बाढ़ आने से पहले ही ये क्षेत्र हैं जहाँ पर अगर पानी इतना बढ़ गया तो ये क्षेत्र प्रभावित होंगे। जोखिम का आकलन के लिए भी एक उदाहरण यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ पर पहले में हमने बाढ़ को जोखिम के रूप में लिया हुआ है। तो हमें उपग्रह से बाढ़ को हम मानचित्रण कर सकते हैं, मॉडल से हम उसका कितनी बाढ़ की गहराई है वो पता कर सकते हैं। और इस वाले केस में हमने जो एक्सपोजर लिया हुआ है, कौन लोग क्या उसमें हमने लिया हुआ है कि पैडी या धान की फसल को हमने एक्सपोजर लिया हुआ है, और अब बाढ़ से धान की फसल किस तरह प्रभावित होगी और उसकी भेद्यता वल्नरेबिलिटी। तो ये है कि अगर बाढ़ 1 से 2 दिन रही, 2 से 3 से 4 दिन रही, 5 से 6 दिन रही, 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा रही, ये हमें सब उपग्रह से मिल जाएगा। और जब बाढ़ हुई उस समय हमारी धान की जो फसल है उसकी ऊंचाई कितनी थी, वो प्लांटेशन रिप्रोडक्टिव स्टेज में है या उसकी हार्वेस्टिंग स्टेज पर है, वो किस स्टेज पर है, या फसल कटने को है। अगर हमें ये हमें फील्ड से मालूम हो जाएगा, तो बहुत सारे मॉडल्स या बहुत सारा टेबल्स हैं जो बताते हैं हमारा किस प्रकार से हमारे जो उसके उत्पादन क्षमता पर असर पड़ेगा, कितने हम परसेंटेज से अपनी यील्ड को उसमें लॉस होगा। तो हम ये मॉडल देख सकते हैं कि अगर बाढ़ ये है, इतने दिन पानी रहा, बाढ़ की गहराई इतनी है और यहाँ पर फसल है और फसल इस स्टेज पर है, तो हम उसका एक सही जोखिम आकलन कर सकते हैं।
यही नहीं, बाढ़ के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे आपके उच्च हिमालयी क्षेत्र में लगातार जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ किस प्रकार से किस प्रकार से बर्फ़ के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, ये हमको बहुत ज़रूरी जानकारी है, क्योंकि हम इससे, क्योंकि आपका जो बर्फ़ पिघलने से जो भी जो पानी नदियों में जाएगा, उससे हम किस प्रकार अपने पीने के पानी को, या कृषि आधारित, या हमारे जो भी हाइड्रो पावर या हमारे जो बांध हैं उनके संचालन पर असर पड़ेगा। और यही नहीं, हो सकता है कि स्नो अवलांच इस टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये जानकारी हमको अपने उपग्रह देते हैं। अंतरिक्ष से जो इनपुट मिलते हैं उससे हम बाढ़ का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। हम मॉडल सेटअप कर सकते हैं जहाँ पर हम अपना बारिश कितनी है, उसका ऊंचाई कितनी है, वहाँ पर मृदा का स्वरूप क्या है, वहाँ पर भूमिगत संरचना क्या है, भू आकृति क्या है, ये सब करके हम अपने मॉडल से देख सकते हैं कि अगर इतना डिस्चार्ज इस पॉइंट पर है तो बी पॉइंट पर डिस्चार्ज कितना होगा। वो हम अपने मॉडल को कैलिब्रेट या वैलिडेट कर सकते हैं। ये एक शहरी बाढ़ का एक आधारित एक अध्ययन है जो हमने देहरादून के लिए किया था, कि अगर शहर में बाढ़ आती है तो कैसे हमारे जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित होंगे। तो उसका एक वो है। अब इधर 2021 में चमोली में भी एक फ्लैश फ्लड्स या त्वरित एक बाढ़ आई थी। उस बाढ़ का ये आपको स्लाइड दिखा रहे हैं कि उपग्रह किस प्रकार से उपग्रह ने उस प्रक्रिया पूरी, जो एक बड़ा ही मास जो है डिटैच हो गया था, जो बर्फ़ और पत्थर सब मिला हुआ एक बड़ा एक मास था जो अपने एरिया से डिटैच, वीकन, वो प्लेन उसके कमज़ोर पड़ गए थे, और वहाँ से डिटैच होके वो नीचे आके नीचे जो घाटी है उसमें गिरा। और वहाँ पर जो पहले की बर्फ़ थी, जो ऊपर से बर्फ़ आई, वो सब जब बर्फ़ पिघली और उससे जो वो नीचे बहता हुआ गया और उसने दो हाइड्रो पावर बांधों को तोड़ा, तो किस प्रकार से ये एक भयावह स्थिति उत्पन्न हुई। तो ये पहला सैटेलाइट आपका प्लैनेट स्कोप का डेटा है, जिसने 10:30 पर ये पूरा चित्र, जैसे ये प्रक्रिया हो रही थी, उसको उसने अपने कैमरे से लिया। और फिर अगले दिन देखते हैं कि इसरो का सैटेलाइट है, जब ये घटना घट गई थी तो किस प्रकार वहाँ पर सारा जो बर्फ़ है वो आपके जो भी कण थे उनसे ढक गई या पिघल गई, या वो क्षेत्र जहाँ से जो वो मास निकला था, वो सब बहुत क्लियर आप देख सकते हैं कि बाढ़ से कितना क्षेत्र प्रभावित होगा, या किस गति से, किस आवेग से वो पानी बहेगा, वो कितनी दूर तक जाएगा, इसका भी आकलन हमने उस समय मॉडल द्वारा, हमारी एक टीम थी, हमने मॉडल द्वारा किया था। फिर उस बाढ़ से जो भी अवसाद, जो भी सेडिमेंट्स निकले थे, उन्होंने एक नदी का जो मार्ग अवरुद्ध कर दिया था, और उससे जो भी उसके ऊपरी क्षेत्र में जो है जल पूरा जो था उसका पानी भर गया था। और उस पानी से ये संभावना थी कि अगर वो टूट गया तो नीचे एक और बाढ़ आ सकती है। तो उसका भी हमने चित्रण किया और मॉनिटरिंग, लगातार उसकी निगरानी करी, और वो हमने प्रशासन को ये जानकारी दी है किस प्रकार से ये घटना घट रही है। तो उस समय जो हमारे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह थे, उन्होंने कई प्रश्नों का निर्णय या हमको एक सही निर्णय लेने में बहुत हमारी मदद करी कि क्या वो ग्लेशियल एक आउटबर्स्ट फ्लड तो नहीं था, वो किस जगह पर घटित हुआ, क्या वो कोई भूकंपीय घटना से ट्रिगर हुआ था, या क्या उसकी आवेग था, कितना उसका फैलाव था, क्या उसकी पानी की गहराई थी, क्या उससे का आगे कुछ और भी घटना हो सकती है, और नदी के स्वरूप संरचना में क्या परिवर्तन आया। तो बहुत सारे चीज़ों को उसने उत्तर हमारे उस उपग्रह से, क्योंकि वो क्षेत्र काफ़ी ऊंचाई पर था जहाँ पर जाना संभव नहीं था, तो इसलिए हमने उसको, उपग्रह ने हमको बहुत चीज़ों पर योगदान दिया। और इस पर हमारा एक अच्छा एक पेपर भी प्रकाशित हुआ है एक हमारी टीम द्वारा, और जिसके लगभग 50 से ऊपर साइटेशन अभी हो गए हैं।
इसी प्रकार जो भूस्खलन को लेके भी ये भी एक प्राकृतिक आपदा है। जब किसी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होती है या भूकंपीय हलचल होती है तो भी भूस्खलन हो जाते हैं, या कहीं पर आपका रोड कटाव हो रहा है या भूकटान चल रहा है या नदी ने अपना किनारा काटा तो भी भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। तो ये 2013 का आपका केदारनाथ का वो सैटेलाइट पिक्चर आप देख रहे हैं, ये उस आपदा से पहले है। और 2013 की जो आपदा आई थी, जो तीव्र अतिवृष्टि के कारण घटित हुई थी, तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे भूस्खलन क्षेत्रों में भूस्खलन हो गया, और कई पुराने भूस्खलन जो असक्रिय थे वो सक्रिय हो गए हैं। तो इस प्रकार को हम इनका भी मानचित्रण कर सकते हैं। और लगभग 3200 भूस्खलन मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी वैली में इनका मानचित्रण किया गया था। और पहले भी एनआरएससी ने इस क्षेत्र का जो है जोखिम एक मानचित्रण किया था कि इन क्षेत्रों में ज़्यादा जोखिम भूस्खलन द्वारा है। अब चक्रवाती खतरों की निगरानी करना, और वो किस प्रकार से समुद्र में वो उत्पन्न हो रहे हैं, और उत्पन्न होने के बाद किस तरीके से उनमें बदलाव आ रहा है, और वो कहाँ पर अपना लैंडफॉल करेंगे, किस दिन करेंगे, ये सब जानकारियाँ भी बहुत हद तक आपको जो मौसमी उपग्रह हैं वो दे रहे हैं। और आजकल हम जानते हैं कि हमें जो भी चक्रवात आ रहे हैं, जो 1999 में सुपर साइक्लोन उड़ीसा में आया था जिसमें बहुत जान माल की क्षति हुई थी, और आज जब फाइलिन आया, या बाद में हमारे इस साल बिपरजॉय आया, या उससे पहले हुडुड आया, तो हमारी जो क्षति है बहुत कम हो गई है और ना के बराबर हो गई है। क्योंकि ये जो मौसमी आपको उपग्रह हैं, हमको करीब 10 दिन पहले ही हमको ये पता लग जाता है कि अब जो है समुद्र में जो है किस प्रकार से वो सारे पैरामीटर बदल रहे हैं, जिससे साइक्लोन या चक्रवात बन सकता है। और बनने के बाद हम मॉडलिंग से किस प्रकार से वो कहाँ जाएगा, कहाँ टकराएगा, कितनी उसकी तीव्रता होगी, और अगर होगी तो कितनी ऊंचाई में पानी ऊंचा पानी उठेगा, ये सब हमें मालूम हो जाता है। और ये एक अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार से कहाँ कहाँ पर अगर हमें पानी की स्वच्छ पानी की खोज करनी है, तो हम भूस्थानिक कई हमारे पास ऐसे सिस्टम हैं या सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम अलग अलग परतों को जोड़कर ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें अच्छा पानी मिलेगा, साफ़ पानी मिलेगा। हम इन सबको अपने जो जीआईएस सॉफ्टवेयर में जोड़ कर दे सकते हैं। और यही नहीं, आपके सूखा भी एक जल मौसम संबंधी आपदा जिससे सूखा है, इसके भी निरीक्षण और निगरानी में हमें बहुत इससे इस तकनीक से बहुत मदद मिलती है। जैसे वर्षा के बारे में, मिट्टी की नमी है, सॉइल मॉइस्चर है, मौसमी और कई प्रकार की इस प्रकार की जानकारियाँ हम जो अपने एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर पर, या अपने जो भी हमारा सिस्टम जिस पर हम एक पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, उस पर अगर हम डाल के देखते हैं कि किस जगह को, वो कौन सी जगह है जहाँ पर सूखा आ सकता है, हम जो हमारे ज़मीनी स्तर पर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे हमें जो डेटा मिल रहा है, जो वहाँ की मृदा है, जो वहाँ का एनडीवीआई प्रोफाइल है, जो वहाँ का मिट्टी की नमी है, वहाँ पर किस प्रकार की वर्षा हो रही है, ये सब हम देख कर हम इस बार सूखे की स्थिति क्या रहेगी उसके बारे में भी हम उसके बारे में जानकारी हमें मिल सकती है। फिर आए तो तटीय आपदा जैसे सुनामी होती है, ज़मीनी समुद्र के अंदर जो हलचल हो रही हैं, जो प्लेटों में हलचल हो रही हैं, उससे जो भूकंप हो रहे हैं और उनसे जो पानी की लहरें उठ रही हैं और वो तटों पर जाके टकराएंगी, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है और वो किस स्पीड से जाएंगी, इसको लेके भी हमारे पास आप जानते हैं इनकॉइस एक संस्था है जो सुनामी को लेकर पूर्व चेतावनी प्रणाली पर काम उनका एक अच्छा काम है। और वो भी ये भी सारा जो है आपके अंतरिक्ष आधारित है, क्योंकि जब वो हलचल होती है और वो हमारे जो जीपीएस बुइज़ हैं जो समुद्र पर लगे हैं, उनसे वो जानकारी हमारी सैटेलाइट से जाती हैं, सैटेलाइट से फिर ग्राउंड में आती हैं, और ग्राउंड से फिर उनको उस बेस पर मॉडलिंग या सिमुलेशन होते हैं, और क्या किस प्रकार का परिदृश्य उभरेगा वो फिर
आपके जो भी वो केंद्र हैं जहाँ पर वो जानकारी देनी चाहिए या जिन लोगों को बताना चाहिए उन तक वो जानकारी पहुँचती हैं। और अगर एक बार कोई ऐसा हो कि कुछ आपदा घट जाए, जैसे 2004 में सुनामी जब आई थी, उसके बाद किस प्रकार के बदलाव हो रहे हैं, किस प्रकार का नुकसान हुआ है, ये भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। एक और भूगर्भीय आपदा, भूकंप भी एक ऐसा आपदा है जो अक्सर हमारे हिमालय क्षेत्र के लिए एक बड़ी मुसीबत है। उसके लिए भी हमको काफ़ी हद तक ये जो हमारे उपग्रह हैं ये जानने में कि किस जगह ज़मीन आपकी धंस रही है या सब्सिडेंस किन एरिया में हो रहा है। हमारे पास इनसार या सार इंटरफेरोमेट्री टेक्नोलॉजी है जिससे हम बहुत ही सूक्ष्म जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम निगरानी कर सकते हैं। जैसे अभी जोशीमठ में हुआ था, उसमें भी हमने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके देखा था कि किस प्रकार से वहाँ पर हलचल हो रही है। या भू आकृति तत्वों का मानचित्रण कि कहाँ पर हमारे पास फॉल्ट हैं, कहाँ पर हमारे पास थ्रस्ट मैपिंग, फॉल्ट मैपिंग या लिनियमेंट्स की मैपिंग को लेकर हम और या हमारे और भी प्रकार की जो भी भू आकृतियाँ हैं उनका मानचित्रण किया जा सकता है। थर्मल विसंगति, अगर कहीं पर आपका तापमान को लेके कुछ विसंगतियां आ रही हैं तो थर्मल इमेजिंग द्वारा भी हम उनको पता कर सकते हैं। तो ये कई प्रकार के या टेक अनोमली हो रही हैं, तो कई प्रकार की इस टाइप की जो विसंगतियां आ रही हैं उन सबको भी हम लेकर जो है भूकंपी या भूगर्भीय आपदा को लेकर हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। या हम एक बार वो घटना हो गई है तो उसके बारे में सूचना दे सकते हैं। तो मैं लास्ट में अपना जो भी ये मेरा लेक्चर था उसको मैं इस प्रकार से लास्ट में आपके आखिरी में आपको ये कहना चाहूँगा कि जलवायु परिवर्तन एक चुनौती है और वो हो रहा है, पर उसको लेके हमने जो करना है, जोखिम हॉटस्पॉट तीव्र हो रहे हैं, विस्तारित हो रहे हैं और जटिल, मिश्रित और व्यापक प्रभावों की ओर ले जा रहे हैं। कि हर आपदा जो है बहुत जटिल हो रही है क्योंकि एक आपदा कई और आपदाओं को का सृजन कर रही है। और यही नहीं है कि भूकंप ही आ रहा है, भूकंप अगर आ रहा है तो उसके साथ कई और भी ऐसी आपदाएं हैं जो उनके साथ जुड़ी हैं और वो बहुत जटिल और मिश्रित हैं। और इस प्रकार के लिए हमारे लिए ये एक बहुत चुनौती है कि हमें जो है इन सब का अध्ययन करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक और जैविक खतरों को प्रभावों को बढ़ा रहा है। बहुत सारे जैविक खतरे जैसे जलवायु परिवर्तन बढ़ रहे हैं, जैसे हमारा मौसम चक्र बदल रहा है। हम देख रहे हैं कि सितंबर या अक्टूबर में अत्यधिक अतिवृष्टियां हो रही हैं, उससे हमारे डेंगू का प्रकोप या ऐसे जो हमारे पैथोजेंस या हमारे वाटर वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जैसे हम बोलते हैं, जो पानी से जिनका संबंध है जो ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं, तो हमें अपना जो प्रबंधन है इस प्रकार से करना पड़ेगा कि मौसम का चक्र बदल रहा है तो हमको भी इन जैविक खतरों की तरफ सजग रहना पड़ेगा। उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके आपदा लचीलेपन और सतत विकास के लिए जलवायु जोखिम का प्रबंधन करना। हमें अपने आपदा प्रबंधन में वो सब उन्नत प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि ये जैसा मैंने आपको इस पूरे लेक्चर में समझाया कि ये एक बड़े क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। इसमें हमारे जान माल की नुकसान होने की संभावनाएं भी कम हैं और ये लगातार उस क्षेत्र का अवलोकन कर रहे हैं। तो ये अगर हम तकनीक को शामिल करेंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से और जल्दी एक सही निर्णय लेने में हमको मदद मिल सकती है। बदलते जलवायु प्रेरित खतरों के प्रति नीतियों और कार्य योजनाओं को अपनाना। तो हमको जैसे जैसे जलवायु बदल रहा है, हमको अपनी जो भी हमारी जो नीति हैं उनको उनको भी बदलना और उनको नई नीतियों को अपनाना पड़ेगा ताकि हम इन चुनौतियों को अच्छी तरह से इनका मुकाबला कर सकें। और आशा करता हूँ कि मैं इसको लेकर आपको बताने में कुछ हद तक सफल रहा हूँगा कि और जो भी सूचना या आपकी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है वो किस प्रकार से आपदा प्रबंधन में हमारी
मदद कर सकती है। आप सभी को ध्यान से मेरे इस लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद।